और शेयर मार्केट के जो चेयरमैन है मिस्टर दमानी, वो खुद मेरे लेक्चर में मौजूद थे। तो लेक्चर के बीच में दमानी साहब ने जो मुझे एक बात कही वो ये कि राजीव भाई, पिछले 40 साल में हिंदुस्तान के बाजार में इतनी भयंकर मंदी नहीं आई जो इस साल में हम देख रहे हैं। माने इतना भयंकर रिसेशन इंडियन मार्केट में आ गया है कि पता नहीं क्या होगा। वो खुद कह रहे हैं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे देश के लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। ये जो भयंकर रिसेशन आया है इंडियन मार्केट में, ये ऐसे ही नहीं आया है। इसको बाकायदा प्लानिंग के साथ आपके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और आपके मार्केट में रिसेशन को इंट्रोड्यूस किया है एक पॉलिसी के तहत जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनका नतीजा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो डाली इसलिए गई हैं ताकि आपको बर्बाद किया जाए, आपके मार्केट में रिसेशन आए, आपके इंडस्ट्रीज बंद होते चले जाएं, आपके लोग व्यापार करने ना पाएं, आपके लोगों को इतनी परेशानियां पैदा कर दी जाएं कि आप खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएं, ताकि जब आप मैदान छोड़कर भागेंगे तो मल्टीनेशनल्स को, फॉरेन कंपनीज को एकदम खुला हुआ रास्ता मिल जाएगा। आप ही हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं, उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है, आज से नहीं पिछले 50 साल से, कि उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए हो, हमेशा मोनोपोली में विश्वास करते हैं वो लोग। तो मोनोपोली में विश्वास करने वाले लोग कभी भी कॉम्पिटिटर्स को बर्दाश्त नहीं करते, तो उनकी ये पॉलिसी रही है। दुर्भाग्य से ये पॉलिसी आपके देश में लागू की गई है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। तो आज के इस व्याख्यान में मैं दो ही बातें आपसे कहने आया हूं कि एक तो ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों, उसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश है जिसके तहत ये चल रहा है, और दूसरा कि ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो भी गया है तो इसके नुकसान क्या हुए, और तीसरा हिस्सा कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलें, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या। तो इन तीन बातों पर मैं मेरे व्याख्यान को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। हमारे मार्केट में ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है, ये कोई अचानक से नहीं शुरू हुआ है। इसकी जो तैयारी है वो 20 साल से चल रही है। अमेरिका और यूरोप के देश और उनके साथ कुछ मल्टीलैटरल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह वगैरह, ये सब 50 साल की प्लानिंग करके चलने वाले लोग हैं। 1970 के दशक से ये प्लानिंग चल रही थी वर्ल्ड बैंक, IMF में और गेट में कि दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर करना है। और दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर क्यों करना है, आप एक चीज जान लीजिए कि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में जब जब रिसेशन आता है तो वो अपने रिसेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 1890 में बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में 1890 में। तो 1890 में जो बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में, तो उस रिसेशन को दूर करने के लिए अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमिस्ट जब बैठे मीटिंग करने के लिए, तो उस मीटिंग में उन्होंने फैसला क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो रिसेशन है इसको दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिसमें युद्ध हो, लड़ाई हो। तो परिस्थितियां पैदा की गई। 1890 के रिसेशन को दूर करने के लिए पहले विश्व युद्ध के बारे में बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां की गई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो किसी पॉलिटिकल कारण से नहीं हुआ। पहले विश्व युद्ध के पीछे विशुद्ध रूप से आर्थिक कारण थे, और वो सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण वो युद्ध हुआ, अमेरिका और यूरोपियन मार्केट का रिसेशन। उस रिसेशन को उन्होंने दूर किया 1914 में युद्ध लड़कर। तो 1914 से 1917 के साल में भयंकर युद्ध चला, और उस युद्ध में हुआ सिर्फ एक ही काम कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों ने अपने हथियार बेचे। युद्ध जब होता है तो खरीदने वाले देश भी होते हैं, और हथियार बनाने वाली कंपनियां जो हथियार बनाती हैं
वो इस तरह के हथियार नहीं होते जो रोज खरीदे जाएं और रोज उनका इस्तेमाल किया जाए। वो कुछ विशेष समय पर इस्तेमाल होने वाले हथियार ही हुआ करते हैं जो युद्ध के समय में बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। तो युद्ध लड़ा उन्होंने 1914 से 1917 के साल में, उसमें थोड़ा सा उनका रिसेशन दूर हो गया। तो इकोनॉमिस्टों ने ये मान लिया कि अब ये रिसेशन दूर हो गया है, कुछ साल हमको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से 1930 में भयंकर रिसेशन शुरू हो गया, जिसको दुनिया में कहा जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन। तो 1930 में जो ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हुआ अमेरिका और यूरोप के मार्केट में और वहां के देशों में, तो फिर से उन्होंने प्लानिंग की कि अब फिर युद्ध लड़ना चाहिए। माने जब भी रिसेशन होगा तो युद्ध लड़कर हम उस रिसेशन को दूर करेंगे, ये वहां की एक घोषित पॉलिसी है अमेरिका और यूरोप की। तो अमेरिका और यूरोप ने फिर से युद्ध लड़ा और वो युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में जो शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका भी कोई राजनीतिक कारण नहीं था, विशुद्ध रूप से आर्थिक कारणों के लिए लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसमें हिटलर को तैयार किया गया था। अमेरिका की एक कंपनी है ITT, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये टेलीफोनिक कुछ चीजें बनाती होगी, टेलीग्राफिक कुछ चीजें बनाती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हथियार बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। तो ITT ने क्या किया, अपना एक आदमी लगा दिया हिटलर के साथ। हिटलर को मालूम नहीं था, उनका एजेंट जाके हिटलर में की आर्मी में शामिल हुआ और हिटलर का राइट हैंड मैन बन गया। तो हिटलर को उसने इतना प्रवोक किया, जो हिटलर लड़ना नहीं चाहता था, शामिल होना नहीं चाहता था युद्ध में, उस हिटलर को तैयार कर दिया उस आदमी। तो हिटलर ने एक बार उसी व्यक्ति से जो उसका एडवाइजर बन चुका था, एक्चुअली वो ITT का चीफ था, उसका नाम था फ्रेडरिक म्यूलर। तो म्यूलर को एक बार हिटलर ने पूछा कि अगर मान लो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल भी हो जाऊं तो मेरे पास इतने आर्म्स नहीं है, मैं लड़ूंगा कैसे? तो उसने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको आर्म्स बेचने के लिए तैयार। तो उसने कहा पैसा नहीं है, पैसे को मारिए गोली, पहले आप खरीद लीजिए, हम आपको कर्जा भी दिलवा देंगे। तो आपको कर्जा मिल जाएगा, कर्जा लेकर आप हथियार खरीदिए और उससे युद्ध लड़िए, जब आपको जरूरत पड़े और आपके पास हो जाए तो आपको उसको रिपे कर दीजिएगा। तो म्यूलर ने हिटलर को तैयार किया और हिटलर जो है कूद गया युद्ध में। इसी तरह से अमेरिकन एजेंटों ने जापान को तैयार किया था, जापान भी तैयार नहीं था युद्ध में लड़ने के लिए। तो जापान और जर्मनी को खड़ा कर दिया युद्ध के लिए और उसमें भयंकर हथियार बेचे गए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अमेरिका और अमेरिका के साथ बहुत सारे देश थे जो दोस्त देश माने जाते थे, जो फ्रेंड कंट्रीज माने जाते थे, और जर्मनी उनके विरोध में था। तो अमेरिका की ढेर सारी कंपनियां जर्मनी को भी हथियार बेचती थी और अमेरिकन आर्मी को भी हथियार बेचती। तो 5-6 साल ये युद्ध चला और 1945 में ये युद्ध इसलिए बंद नहीं हुआ कि सभी देशों को शांति करने की जरूरत थी, इसलिए बंद हो गया कि जितने हथियार थे वो सब खर्च हो गए, हथियार बचे ही नहीं थे, तो आगे युद्ध लड़ने की संभावना नहीं थी। तो 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़के फिर उन्होंने अपना इकोनॉमिक रिसेशन दूर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन 1960 में रिसेशन शुरू हुआ और 1960 में रिसेशन शुरू हुआ, किसी तरह से उसको दूर करने के लिए फिर अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम में युद्ध लड़ा और वियतनाम में अपनी आर्मी इसको भेजा। पहले वियतनाम को हथियार भी बेचे, बाद में वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकन आर्मी भी आई। तो वियतनाम में युद्ध लड़ा, उससे कुछ दिन तक रिसेशन दूर हुआ। फिर कोरिया में युद्ध लड़वाया, उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ। उसके बाद उन्होंने सूडान और लीबिया के बीच में युद्ध लड़वाया, उससे कुछ रिसेशन दूर हुआ। 1945 के बाद 1998 आ गया है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक ने एक एग्रीमेंट किया हुआ। 1945 में वो एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट क्या है कि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई भी युद्ध यूरोप और अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा, हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये उनका आपस का फैसला है। और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं, हमारे यहाँ के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं। उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घृणा का शिकार होना पड़ रहा है और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग कि ये इंडियंस लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, मलेशियंस लोगों ने और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं, इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा। और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का। पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया।
न्यूजीलैंड, और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि राजीव, हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली, सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए। उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया।